हेलो स्टूडेंट्स। आज वाली क्लास के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इससे पहले जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर आपको याद होगा कि हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ा था और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके ऑर्गन्स के फंक्शंस पढ़े थे, हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे वहाँ पे। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और इसके अंदर हमको दो चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है इंस्पिरेशन कि हम सांस कैसे लेते हैं, एक पढ़ना है एक्सपिरेशन। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम करेंगे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर हम बात करें बेटा ब्रीदिंग की, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स जो कि आपको ब्रीथ कराने में, सांस लेने में मदद करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स में से सबसे पहला स्ट्रक्चर है बेटा आपका डायफ्राम। तो कौन सा स्ट्रक्चर है? डायफ्राम। तो डायफ्राम देखते हैं कि कैसे हेल्प कर रहा है आपको। तो डायफ्राम की जो नॉर्मल शेप होती है ना, आपको याद रखना है कि जो डायफ्राम की नॉर्मल शेप है वो है डोम शेप। तो डायफ्राम की नॉर्मल शेप कैसी रहने वाली है? डोम शेप। ये आपको याद रखना है। दूसरा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब डायफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाएगा, तब जो शेप आएगी उसकी तो उसको बोलेंगे फ्लैट। तो याद रखना है डायफ्राम एक मसल है जो कि जब रिलैक्स स्टेज में रहेगी वो डोम शेप की रहेगी और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो इट विल बिकम फ्लैट। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या फर्क पड़ रहा है आपके थोरैसिक कैविटी के ऊपर? तो ध्यान से समझिए। जब डायफ्राम डोम शेप का है और जब डायफ्राम फ्लैट है तो लेट्स से दिस इज थोरैसिक कैविटी। तो आप ये बात इमेजिन कर पा रहे हो कि थोरैसिक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो डायफ्राम ने पहले लिया हुआ था, अब वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी किसके अंडर आ गया? ये वाला जो मैंने आपका डॉटेड बनाया है वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम भी किसके अंदर आ गया? थोरैसिक कैविटी के अंदर। तो द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। तो कहने का मतलब ये है कि जब डायफ्राम रिलैक्स स्टेज में है, चेक करो क्या कह रहा हूँ, जब डायफ्राम रिलैक्स स्टेज में है तब वो डोम शेप का है और थोरैसिक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम कम है। जबकि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फ्लैट हो गया कंपैरेटिवली, तब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाएगा और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा जब आपका वापस से वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स होकर फ्लैट हो जाएगा। तो एक तो ये मसल जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है सपोर्ट भी करती है लंग्स को और साथ में ये थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप एक बात बताओ कि ये थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को कैसे चेंज कर रही है? तो जो ऊपर वाली सरफेस होती है दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर सरफेस, जो नीचे वाली सरफेस है दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर ऊपर वाली सरफेस टुवर्ड्स द ट्रकिया, टुवर्ड्स द डायफ्राम वाली सरफेस को हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थोरैसिक कैविटी। तो आप एक बात इमेजिन कर पा रहे हो कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है एंटीरियो पोस्टीरियरली, एंटीरियो पोस्टीरियरली। ये अभी आगे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, वहीं पे मार्क कर लेंगे, बट आपको याद रखना है कि डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करता है? एंटीरियो पोस्टीरियरली वॉल्यूम इंक्रीज करता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है वो सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। सो जब भी आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज। और किस डायरेक्शन में इंक्रीज करने वाला है? एंटीरियो पोस्टीरियरली इंक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्ट्रक्चर जो कि थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करता है? कंट्रोल करता है, दैट इज योर रिब केज, दैट इज रिब केज। और याद करो पिछली क्लास में सबसे लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था वो बताई थी मैंने आपको क्या? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बताई थी? इंटरकोस्टल मसल्स। और उसमें से भी कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स है जिनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रिबकेज बाहर आता है? बाहर और ऊपर बेसिकली। तो वो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कौन से वाली हैं बेटा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से जो रिब केज है वो बाहर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिब केज दिख रहा है, आगे की तरफ स्टर्नम होती है, वी ऑल नो। पीछे की साइड पे आपका दिस इज डॉर्सल सरफेस। जब प्रोटेक्शन बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि बैक की साइड पे आपका जो सरफेस होता है रीढ़ की हड्डी की तरफ, उसको डॉर्सल बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेंट्रल। तो अगर आपका रिब केज बाहर आ रहा है
क्यों बाहर आ रहा होगा? क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब केज कहाँ आएगा? बाहर आएगा, और बाहर आने की वजह से क्या होगा? अंदर का वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। कहने का मतलब है कि ये थोरेसिक वॉल्यूम है और मैंने कहा रिब केज बाहर आ गया, तो ओवरऑल वॉल्यूम चेक करो क्या हो गया। ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लेकिन ये ओवरऑल वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुआ है? एंटीरियो पोस्टीरियरली या डॉर्सो वेंट्रली? तो यहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो हुआ है डॉर्सो वेंट्रली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से भी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है, और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से भी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है। दोनों की वजह से आपकी थोरेसिक चेंबर के अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस पे क्वेश्चन आएगा कि आपका जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कैसे बढ़ा रहा है? वो एंटीरियो पोस्टीरियरली बढ़ा रहा है वॉल्यूम को, और जो आपका रिबकेज, आपके रिबकेज बाहर आ रहा है किसकी वजह से? इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से। वो आपका कैसे बढ़ा रहा है? डॉर्सो वेंट्रली बढ़ा रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या सर ये दोनों अलग अलग होते हैं? आंसर इज नो। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है कि दोनों साथ में वॉल्यूम को बढ़ाएंगे और साथ में वॉल्यूम को घटाएंगे। मतलब जिस टाइम पे आपका रिबकेज बाहर आ रहा है, एज यू कैन सी ओवर हियर, जिस टाइम पे आपका रिबकेज बाहर आ रहा है उसी टाइम पे आपका डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आ रहा है। जिस केस में आपका डायफ्राम ऊपर जा रहा है उस केस में आपका रिबकेज भी कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो रिबकेज, जब आपका रिबकेज बाहर आएगा तो वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज, और अगर रिबकेज वापस अंदर गया तो वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास में भी इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन बताया था, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन फिर से देख लेते हैं कि थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मनरी वॉल्यूम में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। तो थोरेसिक वॉल्यूम का मतलब होता है वो कैविटी, चेस्ट कैविटी जिसमें लंग्स प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम चेंज करेगा तो आपके पल्मनरी वॉल्यूम, इंट्रापल्मनरी वॉल्यूम भी, लंग्स का वॉल्यूम भी चेंज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है। स्टेटमेंट की बजाय मैंने आपको एक इक्वेशन लिख दी है यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा दिमाग में आपके रह जाए कि थोरेसिक वॉल्यूम के, थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम में आप जो भी चेंज करोगे वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा किसमें? पल्मनरी वॉल्यूम के वैल्यू में। ठीक है, कि आपने थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाया तो पल्मनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम घटाया तो पल्मनरी वॉल्यूम भी घटेगा। और थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास? तो एक तो फैक्टर है हमारे पास क्या? डायफ्राम। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया क्या? रिबकेज। एक बताया डायफ्राम, दूसरा बताया रिबकेज। एक और फैक्टर होता है जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन कर रहे हो, जब आप बहुत गहरी सांसें भर रहे हो, तो उस टाइम पे, सिर्फ उस टाइम पे आपकी एब्डोमिनल मसल्स, पेट की जो मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स भी रोल प्ले करती हैं। ठीक है, याद रखना है। ये नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहे ना रहे, लेकिन जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करोगे या इनहेल करने की कोशिश कर रहे हो, गहरी सांसें भर रहे हो, तब एब्डोमिनल मसल्स भी हेल्प इन चीज़ों में करती है। तो आपको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो समझ में आया। एक और बात जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, कि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे भी सोच सकते हो आप कि इस बॉक्स के अंदर जितनी एयर है, अगर उतनी ही एयर रख के मैंने इस बॉक्स का वॉल्यूम घटा दिया, शर्त यह है कि एयर उतनी ही रहनी चाहिए, तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का स्पेस घट गया है यहाँ पे। अगर इनके बीच का स्पेस घट गया है तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये मैं ऊपर वाली इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए आपको समझा रहा हूं कि आपने क्या किया? वॉल्यूम को घटाया तो प्रेशर बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आपने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया होता, बड़ा कर दिया होता इस चेंबर को, तो क्या होता है? इसके बीच में जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके बीच का साइज बढ़ जाता, और उनके बीच का साइज बढ़ता, साइज कह रहा हूं, उनके बीच का स्पेस बढ़ता, तो प्रेशर क्या हो जाता? कम हो जाता। आपको ये वाली स्टेटमेंट याद रखनी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। क्यों इतनी ज़्यादा यूज़ होगी? क्योंकि जो एयर का लेना देना है एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में, या फिर आपके लंग्स से एटमॉस्फेयर में, वो प्रेशर की वजह से है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर से एयर
लंग्स में तभी जाएगी जब लंग्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और लंग्स का प्रेशर कब कम होगा, जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, एकदम लिंक करके पढ़ना इन चीज़ों को, क्योंकि प्योर कॉन्सेप्ट है, नथिंग एल्स, सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम आपने बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया लंग्स का तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब आपके लंग्स के अंदर रश करेगी, आ जाएगी। ठीक है, और इसके ऑपोजिट सोचने की कोशिश करो कि आपने लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या कर दिया, घटा दिया। तो आपने वॉल्यूम घटाया तो लंग्स के अंदर का प्रेशर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रापल्मनरी प्रेशर बढ़ेगा, और इंट्रापल्मनरी प्रेशर बढ़ेगा तो जो एयर है बेटा वो कहाँ जाएगी, वापस से एटमॉस्फेयर में जाने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी कि मैं एटमॉस्फेयर में जाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट थे इस वाले टॉपिक को। तो आपको एक बात फिर से ध्यान से रखनी है कि ये दोनों ही चीज़ें, ठीक है, आपका डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन साथ में होता है, डायफ्राम का रिलैक्सेशन, इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन साथ में होगा। डायफ्राम वॉल्यूम बढ़ाएगा तो इंटरकोस्टल मसल्स भी वॉल्यूम बढ़ाएंगे। दोनों के वॉल्यूम बढ़ाने में क्या फ़र्क है कि अगर ये थोरैसिक कैविटी है तो बताओ एंटीरियो पोस्टीरियरली कौन बढ़ाएगा और डॉर्सो वेंट्रली कौन बढ़ाएगा। तो ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि एंटीरियो पोस्टीरियरली तो सर बढ़ाएगा डायफ्राम, जबकि डॉर्सो वेंट्रली बढ़ाएगा रिबकेज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये ब्रीदिंग वाला जो टॉपिक है इसको मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, तो उसको समझने की कोशिश करना, ये बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको याद रखना, आपके अगर स्कूल एग्जाम है उनके लिए भी और नीट वगैरह के लिए भी आपके आसान हो जाएगा, क्योंकि एक चार्ट की फॉर्म में दिमाग में आ गया आपके। तो ध्यान से समझो। तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, एक तो इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। सबसे पहले इंस्पिरेशन समझेंगे, और आप मान के चलो इंस्पिरेशन समझ में आ गया तो एक्सपिरेशन तो ऐसे ही उड़ा दोगे आप। तो देखो ज़रा, इंस्पिरेशन में सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम की नॉर्मल शेप किसी भी टाइम पे आपको भूलनी नहीं है कि डायफ्राम डोम शेप का था, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नियरली फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो डोम शेप का डायफ्राम विल बिकम फ्लैट, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम फ्लैट। इसी के साथ साथ और क्या चीज़ें होंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो रिब केज आएगा वो आउटवर्ड्स आएगा, अप एंड आउट, बाहर और ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरैसिक कैविटी में ही आपके लंग्स प्रेजेंट हैं, तो इंट्रापल्मनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज आएगा यहाँ पे, इंक्रीज इन इंट्रापल्मनरी वॉल्यूम। अगर इंट्रापल्मनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो इंट्रापल्मनरी प्रेशर होगा, ध्यान से सुनना, प्रेशर होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिच एयर एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स के अंदर रश करेगी। तो दोबारा एक बारी पूरी हम सीक्वेंस को पढ़ते हैं जरा फटाफट से। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैट हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जिसकी वजह से रिबकेज बाहर आएगा, इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम, दोनों की वजह से इंक्रीज होगा वॉल्यूम। इंट्रापल्मनरी प्रेशर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इंट्रापल्मनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ रन करेगी, लंग्स में। सिंपल। इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे कॉपी करना है, कुछ नहीं करना है। वहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट था, अब जब एक्सपिरेशन होगी तो आपको सांस बाहर फेंकनी है, तो यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो डायफ्राम फिर से कैसा हो जाएगा, डोम शेप का। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगी, रिब केज अंदर की तरफ आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम, इंक्रीज हो जाएगा इंट्रापल्मनरी प्रेशर। क्यों? क्योंकि थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा तो पल्मनरी वॉल्यूम भी क्या हुआ होगा, दोबारा सुनो, पल्मनरी वॉल्यूम भी क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि थोरैसिक वॉल्यूम में कोई भी चेंज करोगे आप तो रिफ्लेक्ट करेगा किसके वॉल्यूम के साथ, आपके लंग्स के वॉल्यूम के साथ, क्योंकि लंग्स इसी कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, और बहुत क्लोज कांटेक्ट में है। मैंने प्लूरा के केस में बताया था, आपको याद करो, जो पैराइटल प्लूरा बताई थी एक्सटर्नल वाली, वो बहुत क्लोज कांटेक्ट में होती है आपके थोरैसिक कैविटी की लाइनिंग के साथ। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो कहाँ से कहाँ जाएगी गैस, आपके लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है तो गैस जाएगी आपके लंग से कहाँ पर, एटमॉस्फेयर की तरफ।
तो होपफुली आपको दोनों चीज़ें सामने सामने कंपेयर करने में आ रही हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर प्रेशर होता है बेटा लंग्स के अंदर इंस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है, वो कम हो गया मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर से एयर निकल के कहाँ आएगी, आपके लंग्स के अंदर। तो आपका जो लंग्स है वो एक तरीके का सक्शन प्रेशर लगाएगा, ठीक है, सक्शन प्रेशर लगाएगा। ऐसे टाइप के सक्शन प्रेशर को या लो प्रेशर को हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। क्या बोलेंगे इस प्रेशर को, हम लिख देते हैं नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। और हाई प्रेशर को बोलेंगे पॉजिटिव प्रेशर। लेकिन ये नेगेटिव प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके एंट्रेंसेस में आता है, क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से। तो आपको याद रखना है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे लंग्स के अंदर एक सक्शन प्रेशर लग रहा होता है, एक लो प्रेशर लग रहा है, लंग्स जो लगा रहे हैं बेसिकली, इसीलिए एटमॉस्फेयर से एयर उठ के कहाँ गई है, आपके लंग्स के अंदर। इस प्रेशर को हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ सक्शन प्रेशर, ठीक है। इसको ऐसे समझना है, तो जैसे आप फ्रूटी पी रहे हो स्ट्रॉ से, तो आपका माउथ स्ट्रॉ पे जो प्रेशर लगा रहा है सक्शन प्रेशर, वो एक नेगेटिव प्रेशर है, जिसकी वजह से फ्रूटी जो है स्ट्रॉ से उठ के आपके माउथ में आ जाती है। तो आपको होपफुली बात समझ में आ रही है। तो दिस इज ब्रीदिंग। अब मैंने क्या किया है, मैंने जो भी बातें आपको समझाई हैं उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको एक बार रीड कर लेते हैं जल्द से जल्द। तो यहाँ पे जो भी लिखा है उसको रीड करने की हम कोशिश करते हैं। आओ समझते जाएंगे साथ साथ कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस इन्वॉल्व करती हैं ब्रीदिंग के अंदर। एक स्टेज है आपकी इंस्पिरेशन और सेकेंड स्टेज क्या हो गई, एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर आती है लंग्स के और एल्वियोलर एयर बाहर जाती है एक्सपिरेशन के केस में। द मूवमेंट ऑफ द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दो बस, जहां पे भी ज्यादा प्रेशर होगा एयर अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर इंस्पिरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रा पल्मनरी प्रेशर। दोबारा सुनो, इंस्पिरेशन सांस अंदर लेते हुए वो कह रहा है क्या हो सकता है यहाँ पे, लंग्स के अंदर का प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क करने लायक पॉइंट है, मैं बता चुका हूं आपको, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। इंट्रा पल्मनरी प्रेशर यहाँ पर नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली जब आप एक्सपिरेशन करोगे, सांस को बाहर छोड़नी है, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब आपको रोल बताएगा कि डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स विच आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि रिब्स को मूव कराती हैं, ये पिछली क्लास में ही हम डिस्कस कर चुके हैं, हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कौन करवा रहा है आपके लंग्स के अंदर, क्या लंग्स के ऊपर कोई मसल है, ठीक है, या आपकी थोरेसिक चेंबर को मूव कराती है मसल। तो आपको याद रखना है लंग्स को डायरेक्टली नहीं कंट्रोल किया जाता है, लंग्स को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं किया जाता है, आपको बस थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को चेंज करना है, लंग्स का वॉल्यूम अपने आप चेंज करेगा। मैं पिछली क्लास से लेकर आज की क्लास तक इस बात पे बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर। दोबारा सुनो, इंस्पिरेशन अगर आपको सांस अंदर लेनी है तो ये कैसे शुरू होती है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, जो हम लिख चुके हैं चार्ट में, ठीक है। विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंटीरो पोस्टीरियरली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था आपको लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना अपनी एनसीईआरटी के अंदर। वो कह रहा है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स एंड दी स्टर्नम। तो रिब्स और स्टर्नम, चेस्ट बोन को स्टर्नम कहते हैं, याद करो मैंने बताया था कि वेंट्रली आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली चेस्ट बोन को हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम कोजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर। अब वो रिब्स की बात कर रहा है कि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब बाहर आएंगी, और वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डॉर्सो वेंट्रली या डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस में इंक्रीज करेगा वॉल्यूम, जिसकी वजह से चाहे एंटीरियो पोस्टीरियरली वॉल्यूम इंक्रीज करे ड्यू टू डायफ्राम, डॉर्सो वेंट्रली इंक्रीज करे ड्यू टू रिब्स, द ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा थोरेसिक चेंबर का, ठीक है। सिमिलरली इंक्रीज इन पल्मनरी वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसके साथ साथ पल्मनरी वॉल्यूम भी, लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। एंड इंक्रीज इन पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मनरी प्रेशर। मैंने आपको बता ही दिया था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एटमॉस्फेयर से कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया प्रेशर, विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनसाइड द लंग्स, जिसकी वजह से जो प्रेशर है, वो प्रेशर की वजह से जो एयर है वो बाहर से कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, जिसका मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम। ठीक है, वो कह रहा है रिलैक्स हो जाएंगी फिर इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम रिलैक्स होगा और रिब और जो स्टर्नम है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, पल्मनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बताओ प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर जो है वो ऊपर चला जाएगा, इंक्रीज करेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा चला जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जो एयर है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी बेटा, विच इज़ कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सपीरेशन। इंपॉर्टेंट, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। हम सांस लेने की और सांस छोड़ने की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं, विच इज़ हेल्प बाय एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ज़्यादा ज़ोर से सांस लेनी है, गहरी सांसें भरनी है और गहरी छोड़नी है, तो एब्डोमिनल मसल्स भी हेल्प रोल प्ले करती हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ, एवरेज निकाला जाए तो हर एक ह्यूमन का लगभग 12 से 16 टाइम्स पर मिनट हम ब्रीथ करते हैं। मतलब साइकिल, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एक साइकिल माना जाएगा। तो कितना साइकिल, 12 to 16 साइकिल्स पर मिनट होती हैं हमारे में, अगर आप नॉर्मल बैठ के रेस्टिंग स्टेज पर सांस ले रहे हो तो। द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड। ठीक है, अब कितना वॉल्यूम आप सांस गहरी भर रहे हो, कितना वॉल्यूम ऑफ आप सांस गहरी छोड़ रहे हो, ये डिपेंड करता है कि ये आपको नापना है। अगर ये नापना है अगर, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा दैट इज स्पायरोमीटर। दिस इज नॉट रेस्पायरोमीटर। जब भी एमसीक्यू आएगा तो पहला ऑप्शन बना देते हैं वो रेस्पायरोमीटर, तो यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे रेस्पायरोमीटर नहीं है, दिस इज स्पायरोमीटर। इंपॉर्टेंट, क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये एक मीटर है जिसके थ्रू मेरे को सांस बाहर छोड़नी होगी। बस कि मैंने सांस भरी, उसके थ्रू, मीटर के थ्रू फूंक मार के सांस बाहर छोड़ूंगा, तो एक्चुअल में ये मीटर मुझे बता देगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने बाहर फेंका, कि मैंने आधी लीटर हवा बाहर फेंकी, आधी लीटर सांस अंदर ली। तो इसी पाइप के थ्रू मेरे को सांस लेनी है और छोड़नी है, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ गैस मैं इनहेल कर रहा हूँ और कितना वॉल्यूम ऑफ गैस मैं एक्सहेल कर रहा हूँ। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इन गैसेस का नापना, क्योंकि क्लिनिकल असेसमेंट में, ठीक है, कि आपके लंग्स की फंक्शनिंग कैसी है, आपके लंग्स हेल्दी हैं कि नहीं है, आपके लंग्स की स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से कितना डैमेज हो चुका है आपके लंग्स में, ये सारी चीज़ों का एक मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो एस्टीमेट लगा सकता है अगर आपके लंग्स के वॉल्यूम जो हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो लंग्स के वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, कि आप जब फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ रहे हो तो कितनी छोड़ पा रहे हो, फोर्सफुली सांस अंदर ले पा रहे हो तो कितनी ले पा रहे हो। ठीक है, अगर आप हेल्दी हो, अपने आप को कंपेयर करोगे किसी ऐसे इंसान से जिसको लंग की डिसीज़ है, या वो बहुत सालों से स्मोकिंग करता आ रहा है जिसकी वजह से उसके लंग डैमेज हो गए हैं, तो आप ये बात इमेजिन कर पा रहे हो कि उसके लंग्स के वॉल्यूम एवरेज से थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, कम परफॉर्म करेंगे। जब आपके लंग्स के वॉल्यूम हो सकता है कि एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर जाएं, या एवरेज तो परफॉर्म करेंगे क्योंकि आप हेल्दी इंडिविजुअल हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन पढ़ लिया। ठीक है, एनसीईआरटी भी रीड कर ली उसकी। अगला जो टॉपिक इसके साथ चिपक के आता है वो है वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ में हमको ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस कौन कौन सी रिलेटेड है आपके लंग्स से। ठीक है, कितना ml ऑफ सांस आप लेते हो, कितना ml ऑफ सांस आप फेंकते हो, मतलब एटमॉस्फेयर को देते हो, और कौन कौन से टाइप की वॉल्यूम्स हो सकती हैं और कैपेसिटीज़ क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ गैस, सिंपल एज दैट। तो देखते हैं जरा वॉल्यूम कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आपको कितने टाइप के वॉल्यूम पढ़ने हैं, टाइडल वॉल्यूम पढ़ना है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ना है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये चारों वॉल्यूम पढ़ने हैं। और ये बहुत ही आसान है, आपको एक ही बारी में समझना है। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि ढंग से पढ़ते नहीं हम इसको। ठीक है, इसको सिर्फ समझना है, उसके बाद चेक करना है कि क्या एनसीईआरटी ने ठीक लिखा है या गलत लिख दिया। बस आपने इतना कर लिया, आपको समझ में आ गया, कहानी खत्म। अब लेट अस कंसिडर मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ और मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ।
तो नॉर्मल सांस लेते हुए मैं कितने ml ऑफ सांस इनहेल करूंगा और कितने ml ऑफ सांस एक्सहेल करूंगा, मतलब इंस्पिरेशन में कितने ml सांस मैंने भरी और एक्सहेलेशन में कितने ml ऑफ सांस भरी ईच। इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? टाइडल। जैसे ये मेरा ब्रीदिंग रेट हो गया लेट से ऐसा, ठीक है, मैं वेव जैसा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि एक रिदम है हमारे ब्रीदिंग की, राइट, ठीक है। ये हो गया, मैंने सांस भरी, ये मैंने सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज टाइडल वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो टाइडल वॉल्यूम। और कितनी सांस भरते और छोड़ते हैं? टाइडल वॉल्यूम कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन। और कितनी ml ऑफ सांस छोड़ते और भरते हैं? आधा लीटर, मतलब 500 ml। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला मैंने? 500 ml। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 500 ml मैंने इनहेल करा, 500 ml एक्सहेल कर दिया, एक साइकिल खत्म। 500 इनहेल करा, 500 एक्सहेल कर दिया, दूसरी साइकिल खत्म। 500 इनहेल करा, 500 एक्सहेल कर दिया, तीसरी साइकिल खत्म। और ऐसी ही साइकिल चलती रहती हैं। लगभग कितनी साइकिल लेते हैं हम? 12 से 16 साइकिल पर मिनट होती है एक एवरेज ह्यूमन के अंदर। अब रीड कर लेते हैं फटाफट से, देखो जरा कि जो समझा वही लिखा है कि एनसीईआरटी में। टाइडल वॉल्यूम में लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो तो इंस्पिरेशन के टाइम पे या फिर एक्सपिरेशन के टाइम पे, ईच, दोनों को मिला के नहीं, ईच, जो आपने सांस छोड़ी या सांस ली, दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। इट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 500 ml, आधे लीटर के आसपास। जिसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट अ हेल्दी ह्यूमन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। इसका मतलब ये नहीं समझ में आया कुछ तो मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से समझो, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। कि लेट से आपने एक बारी सांस बाहर छोड़ने में 500 ml गैस क्या करी? रिलीज करी, ठीक है, मतलब आधा लीटर। और आप खुद सोचो आप कितनी बारी सांस बाहर छोड़ते हो एक मिनट में, ठीक है, तो 12 से 16 बारी। तो आप एवरेज ले लो लगभग, या 12 से 18 बारी। तो लेट से हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं 15 बार, ठीक है, 15 बार। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 15 बार या फिर आप 12 बार भी ले लोगे, तो लेट से हम लोअर लिमिट भी ले लेंगे, यहाँ पे 12 बार ले लोगे अगर, तो यू विल फील कि यहाँ पर 6000 ml आ गया आंसर, ठीक है। और अगर यही आप 16 बार ले लेते या फिर 15 बार ले लेते तो 750 ml आ जाता, तो 7500 ml आ जाता। मतलब 6 लीटर के करीब आप सांस क्या कर पा रहे हो? 6 लीटर के करीब आप सांस छोड़ते हो पर मिनट, और 6 लीटर ही सांस आप पर मिनट क्या करते हो? इनहेल करते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हेल्दी ह्यूमन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली कितने एयर करता है पर मिनट, ठीक है। एक बारी में कितनी करता है? आधा लीटर। लेकिन एक मिनट के अंदर कितनी इनहेल या कितनी एक्सहेल कर रहा है? इनहेल लगभग 6 लीटर से 8 लीटर और एक्सहेल भी 6 लीटर से 8 लीटर। मैं लीटर में बोल दे रहा हूँ, बट यू शुड बी नोइंग कि 6000 से 8000 ml लिखा है, तो मैं लीटर में बोलने की लिबर्टी ले सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? तो इस बात को समझने की कोशिश करो। आप बेटा नॉर्मल सांस ले रहे थे, ठीक है, ले रहे थे, छोड़ रहे थे, ले रहे थे, छोड़ रहे थे, मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन चल रहा है। अब आपने 500 ml सांस ली, मैंने बोला कि 500 ml के बाद और ऊपर लो सांस, मतलब आप 500 ml ले चुके थे, इसके बाद और ऊपर सांस भरो। तो आपने कहा लो जी भर लेते हैं। तो ये जो 500 के ऊपर एक्स्ट्रा सांस आपने भरी, अंदर खींची, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तो अगर आपने फुल फॉर्म भी दिमाग में बैठा ली कि आपको फुल फॉर्म भी पता है और इस पे गौर दे दिया तो खत्म हो जाएगा। मतलब आपने सांस अंदर भरी और वो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं करना है, 500 ml के ऊपर जितनी सांस आपने ली उसको हम बोलेंगे क्या? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो रीड कर लेते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कि हमने जो समझा क्या यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ये बोल रहा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है। आप सांस ले रहे थे, मैंने बोला गहरी सांस भरो, तो 500 ml के ऊपर एडिशनल वॉल्यूम मेंशन कर दिया उसने, 500 ml के ऊपर जितनी सांस आपने ली फोर्सफुल इंस्पिरेशन में, उसको बोलेंगे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होती है लगभग 2.5 से 3 लीटर, मतलब 2500 से 3000 ml। इनकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैं वैल्यूज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन पे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml। आपने 500 ml के ऊपर अगर गहरी सांस और भरनी है तो कितनी मैक्सिमम एयर ले सकते हो? दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। 500 ml को इंक्लूड नहीं करना है, उसके अंदर टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होगा। दैट विल बी 2500 से 3000 ml, 2500 to 3000 ml, ठीक है। व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम?
तो आपको अगर इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम समझ में आया तो एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम भी इसमें समझा सकते हैं हम। चेक करो, एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम में आपने 500 ml सांस बाहर छोड़ी, मैंने कहा इसके बाद और सांस बाहर छोड़ो, तो 500 ml के बाद जितना एक्सेस एयर आप बाहर छोड़ सकते हो फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद, ठीक है, फोर्सफुल एक्सेलेशन पे, तो क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, दोबारा सुनो एकदम ध्यान से। आप नॉर्मल सांस ले रहे थे, ठीक है, नॉर्मल सांस ले रहे थे, नॉर्मल सांस लेते हुए मैंने आपको बोला कि और सांस छोड़ो बाहर, ठीक है, और सांस छोड़ो, तो नॉर्मल सांस लेने के बाद आपने जितनी सांस और छोड़ी दैट विल बी एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। और ये कितना होता है, इसकी डेफिनेशन देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये भी एडिशनल है, टाइडल वॉल्यूम इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है तो जितनी सांस आप बाहर छोड़ पाओगे, ठीक है, और इसका एवरेज लगभग बन के आता है 1 लीटर से 1100 ml के आसपास, मतलब 1000 to 1100 ml। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये बात आप इमेजिन भी कर पा रहे हो कि अगर मैं आपको बोलूं सांस लेते हुए कि गहरी सांस भरो, ठीक है, और नॉर्मल सांस लेते हुए, ठीक है, दूसरे केस में मैं आप नॉर्मल सांस ले रहे हो और मैं आपको बोलूं कि गहरी सांस छोड़ो, तो आपको क्या लगता है कि कहां पर आप ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उससे डील कर पाओगे, कि ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस आप ज़्यादा भर सकते हो लंग्स के अंदर, या नॉर्मल सांस लेते हुए ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस छोड़ सकते हो? तो आप ये बात फील करोगे, करके देखो, आप ये बात फील करोगे कि आप ज़्यादा गैस भर सकते हो। तो कितनी ज़्यादा भर पा रहे हो? लगभग 3 लीटर के आसपास। लेकिन रिलीज करते हुए कितनी रिलीज कर पा रहे हो? सिर्फ 1 लीटर के आसपास। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम कम होता है एज कंपेयर टू इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ERV। ठीक है, नेक्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कुछ भी कर लो, ठीक है, कितना भी जोर से सांस बाहर फेंक लो, ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने लंग्स को तो कभी कोलैप्स नहीं करा पाओगे ना। कि आप सोचो कि आज मैं सारी सांस अपने लंग्स से बाहर निकाल दूंगा और अपने लंग्स को ऐसे कोलैप्स करवा दूंगा, उसमें एकदम पिचका दूंगा लंग्स को अपने, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। क्यों? क्योंकि मैं सारी गैस बाहर खींच लूंगा तो लंग्स पिचक जाएंगे। पॉसिबल है? नहीं, आप चाह के भी नहीं कर सकते वैसा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आपके लंग्स के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस कभी आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये भी बहुत आसान हो गया, नाम से पता चल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा रहेगी, ठीक है, आप नहीं निकाल सकते उसको। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आपने पूरी ताकत से एक्सपिरेशन किया, सांस बाहर छोड़ी, उसके बाद भी आपके लंग्स के अंदर एयर बच जाएगी। और ये कितनी बच जाएगी? लगभग 1100 से 1200 ml। दिस इज इंपॉर्टेंट, 1100 से 1200 ml। अब हम कैपेसिटीज़ पे जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटीज? कैपेसिटी मतलब होता है जब आप 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को प्लस कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम को प्लस करने की कब जरूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं हम, ठीक है। लेकिन एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लो, क्योंकि कैपेसिटी में ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, फिर पढ़ा इंस्पिरेटेड रिजर्व्ड वॉल्यूम, फिर पढ़ा एक्सपिरेटेड रिजर्व्ड वॉल्यूम, और फिर पढ़ा रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सा वॉल्यूम है जो कभी लंग से बाहर नहीं आएगा? तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा कि रेजिडुअल वॉल्यूम लंग से बाहर नहीं आ सकता है कभी भी, ये लंग्स में रहेगा। कौन सा वॉल्यूम है जो आप नॉर्मल सांस लेते हुए इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो? दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है सर ये होता है लगभग 500 ml के आसपास। कौन सा वॉल्यूम है जो 500 ml के बाद मैं आपको बोलूँ कि और सांस लो तो आप भरोगे? 500 ml एक्सक्लूड करके, दैट विल बी इंस्पिरेटेड रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये कितना होता है? ये होता है सर 2500 से 3000 ml के आसपास। कौन सा वॉल्यूम है जो कि आप क्या करोगे, जो कि आप सांस भरोगे 500 ml के ऊपर तो कितनी एक्स्ट्रा सांस भर पाओगे? दैट इज एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? ये होता है सर 1100 ml, मतलब 1 लीटर के आसपास। बात समझ में आ गई? तो ये 4 वॉल्यूम है। अब हम आ जाते हैं बेटा किस पे? कैपेसिटीज पे। तो कैपेसिटीज क्या होता है? जब आप 1 या 1 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को ऐड कर रहे हो, तो उस टाइम पे हम इसको बोलेंगे कैपेसिटी। जिसमें सबसे पहली कैपेसिटी जो आएगी वो आएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा कि आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, सांस बाहर छोड़ी, अब मैं उसके बाद आपको बोल रहा हूं कि टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस पूरी ताकत से आप अंदर इनहेल कर सकते हो, ठीक है। तो उस गैस को टोटल को बोलेंगे हम क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कौन कौन से वॉल्यूम्स आ जाएंगे बेटा इसके अंदर?
एक तो जब मैं आपको बोलूँगा कि सांस अंदर भरो तो आप टाइडल वॉल्यूम लोगे, और उसके बाद आप लोगे क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो एक तो आपने टाइडल वॉल्यूम 500 ml के आसपास जो होता है वो भरा, और साथ में आपने क्या भरा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि लगभग कितने ml के आसपास होता है, 3000 ml के आसपास। और ये मिलके बनाता है क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू लगभग कितने होती है, 3.5 लीटर, 3500 ml के आसपास। वो लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, बट आप ऐड कर लेना। तो क्या बोल रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। टोटल कितनी वॉल्यूम, अब टोटल बोल दिया, एडिशनल नहीं है, एडिशनल सिर्फ कैपेसिटी था, तो अब एक ही कैपेसिटी था। अब यहाँ पर आपको कितनी कैपेसिटी प्लस कर रहे, सॉरी कितना वॉल्यूम प्लस करना पड़ रहा है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम था। ठीक है, तो कितने आपके यहाँ पर वॉल्यूम्स प्लस करने पड़ रहे हैं आपको, 2, तो ये कैपेसिटी बन गया। यही मैं समझा रहा हूँ, जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को ऐड करना पड़े वॉल्यूम आपका अमाउंट ऑफ गैस निकालने के लिए, तो उसको कैपेसिटी बोलते हैं हम। ठीक है, तो टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, इंस्पायर कर सकते हो आप आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, जब आप नॉर्मल सांस आपने ले रहे हो। ठीक है, इट इंक्लूड्स 2 वॉल्यूम्स, कौन कौन से, टाइडल वॉल्यूम्स एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कितना होता है, लगभग ये 3500 ml के आसपास, याद रखना है। दूसरा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। व्हाट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, अगर आपको इंस्पिरेटरी समझ में आया तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी तो सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ गैस आप बाहर छोड़ सकते हो आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। कि आप नॉर्मल सांस ले रहे थे और अब मैं एकदम से आपको बोलूँ कि सांस बाहर छोड़ो, तो टोटल कितनी सांस आप बाहर छोड़ सकते हो? एक तो 500 ml जो कि टाइडल वॉल्यूम बाहर छोड़ सकते हो, और दूसरा आप छोड़ सकते हो क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम होता है लगभग आपका 500 ml के आसपास, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है लगभग आपका 1000 से 1100 ml के आसपास। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 1500 ml, नियरली 1500 ml। तो ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, ऐड कर लेना इसको। जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है वो होता है क्या, पढ़ लेते हैं फटाफट, चेक करते हैं कि ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। वही जो हमने समझा वही लिखा है कि नहीं लिखा, बस वो चेक करना है। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल सांस ले रहे थे आप, नॉर्मल सांस भरने के बाद मैं अगर आपको बोलूँ तो टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस बाहर छोड़ सकते हो, तो क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, टाइडल वॉल्यूम होगा और साथ में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, तो टीवी प्लस ईआरवी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बेटा वो वॉल्यूम ऑफ एयर होगी, ठीक है, दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आपने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी, ठीक है, लेट से आप नॉर्मल सांस ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो, अब आपने क्या किया, एक्सपिरेशन किया, 500 ml बाहर छोड़ चुके हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गैस करो आपके लंग्स में कौन कौन सी गैस होगी, कौन कौन सी गैस बची हुई होगी इस वक्त। तो आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, ठीक है, एक्सपिरेशन कर चुके हो, तो आपके लंग्स में कौन कौन सी गैस होगी, तो आपके लंग्स में एक होगी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक होगी रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो मुझे ये तो पता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम आपने गैस कर लिया होगा, क्यों, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो होगी ना, ये तो कभी लंग से बाहर ही नहीं निकलती है, तो जो कभी लंग से बाहर ही नहीं निकलेगी, ठीक है, वो तो रहेगी। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो सकता है आप में से कुछ को समझ ना आया हो, तो फटाफट से ये बात सोचो कि जब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप बाहर निकालते थे लंग से नॉर्मल सांस लेते हुए, तो वो लंग से ही तो बाहर आता था। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहाँ रहती है, हमेशा आपके लंग्स में। कब बाहर निकलेगी, जब आप चाहोगे और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करोगे, तभी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर आएगा, और आप चाहोगे तब भी जो बाहर नहीं आएगा वो कौन सा है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये दोनों मिला के बनती हैं बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, जो आपके लंग्स में रहे, ठीक है, जो आपके लंग्स में रहे और एक्चुअल में इन्हीं के थ्रू डिफ्यूजन होता है। क्यों, क्योंकि ये तो परमानेंट वहीं पे रहती है ना, ठीक है, तो रेजिडेंट है, ये आप, इनका काम है आपके लंग्स में रहना। एक तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक आप ना चाहो, और एक तो बाहर ही नहीं आएगी, आप चाहो ना चाहो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये रहती है वहाँ पे। तो जो गैस आपके लंग्स में रहती है उसी के थ्रू तो डिफ्यूजन हो पाएगा। सोचो थोड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए इसका नाम रखा गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शनली एक्टिव गैस जिनके थ्रू क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, और ये रेजिडुअल है, आपके लंग्स में रहती है। ठीक है, और आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दोनों में से कौन सी आपकी मर्जी से बाहर आ सकती है जब आप चाहो, अभी मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ तो नहीं आ रही है मेरे लंग्स से बाहर, लेकिन मैं चाहूँगा तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकाल सकता हूँ।
ठीक है, जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम को चाह के भी नहीं निकाल सकता हूँ। होपफुली आपको एफआरसी समझ में आ गया। याद रखना इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एफआरसी पे। दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वाइटल कैपेसिटी पे। व्हाट इज़ वाइटल कैपेसिटी? अब ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने आपको बोला पूरी ताकत से सांस बाहर छोड़ो, पूरी ताकत से। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आप दो एयर को बाहर छोड़ दोगे। कौन कौन सी एयर को? एक तो टाइडल वॉल्यूम को बाहर छोड़ोगे, बहुत ही बढ़िया। एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी बाहर छोड़ दोगे, क्योंकि ये भी अपनी मर्जी से बाहर निकाल सकते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आ सकता यहाँ पे। तो इन दो एयर्स को आपने बाहर छोड़ा। अब मैंने आपको बोला कि अब फोर्सफुल इनहेलेशन करो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पूरा फोर्सफुल एक्सहेलेशन करो, तो आपने टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाल दिया अपने लंग से, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि पूरा फोर्सफुल इनहेलेशन करो और कितना टोटल अमाउंट ऑफ गैस इनहेलेशन के टाइम पे आप अंदर ले रहे हो वो काउंट करूंगा अब मैं। तो देखो, आपने जब बाहर निकाली थी टाइडल वॉल्यूम, तो जब आप इनहेल करोगे तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम इनहेल करोगे, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनहेल करोगे, फिर क्या करोगे, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या करोगे, इनहेल करोगे। दोबारा सोचो क्या बोला मैंने बोला आप जोर से सांस बाहर छोड़ो, उसके बाद जोर से सांस अंदर लो, ठीक है। क्या कर रहे हो आप योगा कर रहे हो, तो जोर से सांस बाहर छोड़ी आपने और जोर से अंदर ली। तो अंदर लेते हुए कितनी टोटल सांस ली, तो टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि आप बाहर छोड़ चुके थे तो वापस तो लाओगे ना उसको पूरा करने के लिए, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि आपने जोर से ही ली है सांस अंदर, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों मिलके बनाती हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, और इनकी वैल्यू कितनी होगी लगभग, ठीक है। जैसे कि काउंट कर लेते हैं अभी, 500 ml के आसपास क्या होती है टाइडल वॉल्यूम, लगभग आपकी 2500 ml के आसपास क्या होती है, 2500 के सॉरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसके आसपास होता है आपका, 3000 ml के आसपास, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसके आसपास होता है आपका, 1000 ml के आसपास। तीनों को प्लस करोगे तो 4500 ml आंसर आ जाएगा आपको। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 4500 ml क्या रहती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है उसका कैलकुलेशन रह गया। तो रेजिडुअल वॉल्यूम बताओ कितना होता है, लगभग 1200 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा बेटा आपका, 1000 ml। सारे एनसीईआरटी का डेटा ही कंपाइल करके मैं वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, तो आपको ये लिख लेना एक बारी, ये कैलकुलेशन भी समझ में आनी चाहिए। तो 2.2 लीटर या 2200 ml के आसपास होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, अच्छा वाइटल कैपेसिटी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। आपकी एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, चलो रीड कर लेते हैं फटाफट। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है बेटा, ठीक है, ऑपोजिट भी ट्रू है। मतलब मैं आपको बोलूँ गहरी सांस अंदर भरो और पूरी ताकत से बाहर सांस छोड़ो, तो कौन कौन सी सांस छोड़ सकते हो, तो टाइडल वॉल्यूम छोड़ोगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छोड़ोगे, और क्योंकि आपने गहरी सांस भरी थी तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जो लिया था लंग्स में वो भी बाहर छोड़ सकते हो, तो ये भी बाहर छोड़ोगे। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, थोड़ा सा सोचना जब आप अपने नोट्स बना रहे होगे। मेरे को उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। जब आपने नोट्स बना रहे होगे, ठीक है, लेक्चर खत्म हो जाएगा, इस टॉपिक पे थोड़ा सा विचार करना, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, आपकी गलती होगी ही नहीं इस टॉपिक में, ठीक है। हल्का सा फिर रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, आपका कोई सा भी एग्जाम होगा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन निपटा दोगे इस टॉपिक से, ठीक है। अगला हो गया दिस इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, वही लिखा हमने, ठीक है। और अच्छा लिखा एनसीईआरटी ने, इसका दूसरा डेफिनेशन भी चेक करो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो इधर वे यू कैन टेक द डेफिनेशन कि आपने क्या किया, आपने जोर से सांस अंदर भरी, फिर जोर से बाहर कितनी गैस छोड़ी, ये भी हो सकता है वाइटल कैपेसिटी, या जोर से बाहर सांस बाहर छोड़ी फिर जोर से कितनी सांस अंदर ली, ये भी हो सकता है वाइटल कैपेसिटी। कोई भी शक नहीं है इसमें, सेम बात है। व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी, तो आसान हो गया। टोटल लंग के अंदर, अपने लंग के अंदर टोटल कितनी गैस को आप होल्ड कर सकते हो, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। कौन कौन सी होल्ड कर सकते हो सोचो, एक तो आप होल्ड कर सकते हो टाइडल वॉल्यूम, कर ही सकते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और बताओ रेजिडुअल वॉल्यूम भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो रेजिडुअल वॉल्यूम भी। तो ये हो गया आपकी वाइटल कैपेसिटी। आप सबको प्लस करोगे, ये आपका टास्क है, लगभग 6000 ml के आसपास आएगी। तो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6 लीटर के आसपास, ठीक है। इसका मैं कैलकुलेशन इंडिविजुअल नहीं दिखा रहा हूँ, मेहनत करो थोड़ी सी,
ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी इज टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। अच्छा ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन तीनों को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, चेक करो। वाइटल कैपेसिटी था टीवी, ईआरवी और आईआरवी, इनको सब्सटीट्यूट करके टीवी लिख सकता हूँ क्या? तो टोटल लंग कैपेसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, वाइटल कैपेसिटी, इन तीनों को सब्सटीट्यूट करके वाइटल कैपेसिटी वीसी प्लस आरवी, टीवी मैंने गलती से बोल दिया, आई एम सॉरी, वीसी प्लस आरवी, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। दूसरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक मीटर बताया था अभी, जो कि एक्चुअल में सारी कैपेसिटीज या वॉल्यूम्स को मेजर करने में मदद करता है, दैट इज रेस्पायरोमीटर के स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर था, गुड। तो स्पायरोमीटर जो है वो इनमें से कौन से वॉल्यूम्स को या कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकता है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, अरे स्पायरोमीटर तो तभी आपकी मदद कर पाएगा ना जब आप उसके थ्रू सांस लोगे, सांस में आप रेजिडुअल वॉल्यूम को कभी बाहर निकाल ही नहीं सकते हो, तो उसको मेजर नहीं किया जा सकता है स्पायरोमीटर। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में से आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा है जो कि मेजर नहीं किया जा सकता है। जैसे बताओ, क्या वाइटल कैपेसिटी को आप मेजर कर सकते हो स्पायरोमीटर से? बिल्कुल, क्योंकि इसमें आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आ रहा है। क्या एफआरसी को कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या आप टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर कर सकते हो? एग्जैक्टली नहीं कर सकते हो। तो एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारे 2 टॉपिक्स, जो कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और दूसरा टॉपिक आपका क्या था, कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, वो खत्म हो गए। अब आप ये एक चार्ट देख लो छोटा सा, ये एनसीईआरटी से नहीं है तो इसको याद रखने का प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं लेना है, क्योंकि आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं, ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और बड़े क्वेश्चंस भी अगर बन गए तो हो सकता है इस पैराग्राफ का कोई टॉपिक या कोई पोर्शन उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये इंस्पिरेशन है, जब आप रेस्टिंग में इंस्पिरेशन लेते हो। ये हो गया एक्सपिरेशन की, क्या लेते हो, एक्सपिरेशन करते हो, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? अभी मैंने आपको समझाया था 500 500 500 500, ये आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा 500 ml के ऊपर कितनी एक्स्ट्रा सांस आप भर सकते हो, 500 ml के ऊपर कितनी एक्स्ट्रा सांस आप भर सकते हो, इसको बोलेंगे हम इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद इंस्पिरेट और इसको मिला के, आपके टाइडल वॉल्यूम को मिला के, ठीक है, कितनी सांस आप बाहर अंदर ले सकते हो, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम ये जो आप नॉर्मल सांस भर रहे हो, इसके साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर प्लस कर दे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सिमिलरली आप चेक करो कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो, और आप ये ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है। जो पीक है इंस्पिरेशन वाले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, वो ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि 500 ml के ऊपर कितनी सांस आप ले सकते हो, दैट इज वॉल्यूम, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और यहां पे पीक क्यों इसकी छोटी है और इसकी बड़ी है, क्योंकि ये होता है 3000 ml के आसपास और ये होता है 1000 ml के आसपास, इसलिए छोटी है, ठीक है। और बाकी आप चेक करोगे, सब हटा देता हूं, चेक करते रहो, बस आप ABCD मेजर करते रहो कि आपने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, जो लंग्स में रहते हैं जब तक आप ना चाहो, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम तो चाह के भी नहीं निकाल सकते हो, ERV, मतलब ERV और RV को जब प्लस किया जाएगा तब क्या बनेगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एंड व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, वो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जो फोर्सफुल इनहेलेशन करते थे आप तब, तो चेक करो वाइटल कैपेसिटी आ गया, ठीक है, आपका सॉरी टाइडल वॉल्यूम आ गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, तीनों को प्लस करके क्या बनती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। इसी के अंदर अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर दोगे तो फिर बन जाएगी आपकी क्या, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक क्या बन जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट मतलब सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है, आप अपने दिमाग पे ये जोर नहीं देना है कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, तो वो हर एक डायग्राम, मैं बार बार रिपीट करूंगा, वो हर एक डायग्राम, वो हर एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, वो आपके लिए कभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। बट ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट सारे एनसीईआरटी वाले लग रहे हैं, बट अगर पैराग्राफ पे क्वेश्चन आ गया या बड़ा एक क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट वाला, तो ये वाला क्वेश्चन देकर तो आप अब सॉल्व कर पाओगे आसानी से, आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है।
अब लास्ट डेफिनेशन करके हम आज के लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ये लास्ट डेफिनेशन है बेटा क्या, एनाटॉमिकली डेड स्पेस। व्हाट इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस? एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब होता है वो एयर, ठीक है, जो आपने सांस ली और वो एयर जो आपकी ट्यूब्स में रह गई, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रह गई। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब वो ट्रैक, वो ट्यूब जो डिफ्यूजन में हेल्प नहीं करता है। तो सोचो जब मैंने सांस भरी तो सारी सांस एल्वियोलाई तक पहुंचती होगी, या बहुत सारी हवा जो है वो मेरे ट्रकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है, चेम्बर्स के अंदर, उनके अंदर रह जाती होगी। तो बिल्कुल रहती होगी। और जब मैंने उस सांस को बाहर छोड़ा तो वो वैसे की वैसे ही बाहर चली गई। इसका मतलब ये एयर मैं यूज नहीं कर पाया डिफ्यूजन के लिए, ये सिर्फ आई उस जगह में रही जहां पर डिफ्यूजन नहीं होता और वापस चली गई, ठीक है। इसको बोलते हैं एनाटॉमिकली डेड स्पेस। तो द एयर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो एयर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाती है, वेयर नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस। और ये स्पेस लगभग कितना होता है, 150 ml के आसपास, ठीक है। याद रखनी है चीज़ आपको, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर के अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करे, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और दूसरा टॉपिक हमने खत्म करा क्या, दूसरा खत्म करा वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। अब अगली क्लास के अंदर हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो अगली क्लास तक पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।